सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। और अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा हमारा कोर्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। वो आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अभी थोड़ा इसको, और फिर विद रिस्पेक्ट टू पेपर कुछ कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आपको, थोड़ा कि हर चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ हो जाए और आपको मसला कुछ नहीं हो। व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर? थोड़ा सा, एन एंटरप्रेन्योर इज़ द वन हु क्रिएट्स न्यू बिजनेस in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth। देखें, इससे ज़्यादा इनसिक्योर और अनसर्टन पोजीशन हो नहीं सकती है जो आजकल है। और इसमें आपको पता है, कुछ लोग जो कभी काम नहीं कर सकते थे, टुडे वो दे हैव बिकम मिलियनर्स, क्योंकि इन दिस सिचुएशन दे क्रिएटेड न्यू बिजनेस, और जो बहुत ही फ्लरिशिंग रहा है और उन्होंने काफ़ी काम उस पर किया है। बात यह है कि कैरेक्टरिस्टिक एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर पैदा करने की कोशिश किया करें आप, क्योंकि सर्वाइवल के और ग्रोथ के लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है जो आपके अंदर होंगे। और वो है डिज़ायर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपके अंदर होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें, वो बहुत ज़रूरी है। और यू शुड बी रिलायबल। एंटरप्रेन्योर फील अ डीप सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम। हर चीज़ जो करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं, और बेसिकली वो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ कमी बेशी हो तो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, मगर उनको एक स्ट्रक्चर्ड थॉट मिल जाती है कि ये चीज़ तो करना ही है, तो सम हाउ दे मैनेज टू डू इट, और दे इंस्पायर अदर्स, और दे आर इंस्पायर्ड बाय अदर्स टू गेट द थिंग्स डन। प्रेफरेंस फॉर मॉडरेट रिस्क, वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं। सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर भरोसा होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं। तो कॉन्फिडेंस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है कि यू शुड हैव द एबिलिटी, आपके पास एबिलिटी टू सक्सीड आप में है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच यू मस्ट रियलाइज कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट्स हैं जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए। एंड डिटर्मिनेशन, कि फोकस ऑन समथिंग एंड यू अचीव इट, और इमीडिएट फीडबैक्स लिया करें, और हाई लेवल ऑफ एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। और यही एनर्जी आपको काम आती है फ्यूचर के अंदर, जिसके लिए आप काम कर रहे होते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड होता है एंड फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, प्रोएक्टिव मूव करें। और रिएक्टिव तो दुनिया में सभी लोग हैं, मगर प्रोएक्टिव बहुत कम लोग हैं जो फ्यूचर का सोच के आज डिसीजन लेते हैं, और वो डिसीजन से उनको कामयाबियाँ मिलती हैं। फिर है स्किल एट ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो मैनेजर स्किल्स हैं, ये आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए, जिसकी वजह से सक्सेस स्ट्राइक करते हैं। क्लासरूम में भी हमने कहा था, स्किल्स को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया था: टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल और कंसेप्चुअल स्किल। टेक्निकल स्किल में माहिर होना, इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक जॉब आपको मिल जाती है टू स्टार्ट विद, और उसके बाद फिर ह्यूमन स्किल से आपका इंटर पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। पीपल, यू एक्चुअली इवेल्युएट पीपल एंड you are connected to all the persons who are working in that organization। फिर कंसेप्चुअल स्किल है जो बेस करती है आपके नॉलेज बेस के ऊपर कि कितना नॉलेज आपके पास है, और वो स्किल यूटिलाइज करती है उस नॉलेज को टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, और जिसके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। एंटरप्रेन्योर्स नो हाउ टू पुट द राइट पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क। अब ये राइट पीपल जो है ना, दे आर नॉट द बेस्ट पीपल।
they are appropriate people. मैनेजमेंट आपने पढ़ी है, इट्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक आदमी इतने पीस बनाएगा तो दो आदमी कितने बनाएंगे, वेरी वेरी साइंटिफिक कैलकुलेशन, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है कि इतना काम होगा। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, प्लेसमेंट ऑफ पीपल इज़ वेरी आर्टिस्टिक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स में बहुत कमी है टू एवेल्युएट पीपल इन दिस वे कि वो सही लोगों को सही जगह प्लेस कर सकें और उनकी इवैल्यूएशन कर सकें। वैल्यू ऑफ अचीवमेंट ओवर मनी। सिर्फ पैसे ही दुनिया में सब चीज़ नहीं है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है मगर सब चीज़ नहीं हो सकती, नहीं है। यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मगर उसके लिए आप अपने आप को देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी थोड़ा थोड़ा हमने ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया आपको कि एंटरप्रेन्योर क्या है, ताकि आप याद ना करें बल्कि वो आपके अंदर चीज़ें आ जाएं एंड और इवेंचुअली आप इनको प्रैक्टिस में ले आएँ कि ये सारी स्किल्स ज़रूरी है आपके अंदर। एंड इट इज़ सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्किल्स which makes you outstanding person. बेनिफिट्स क्या है एंटरप्रेन्योर का? अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डिफरेंस, अपॉर्चुनिटी टू रीच योर फुल पोटेंशियल। जॉब में आप ये फुल पोटेंशियल नहीं पहुंचा सकते हैं इसलिए कि वहाँ लिमिटेशंस होती हैं। आपको स्ट्रक्चर्ड वर्क दिया होता है, आप करके और चले जाते हैं। आप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि यू कैन डू इट, बट restricted by the rules and regulation of the organization, you may not be able to use your full potential, you may not be allowed to do use। बोले आप इतना ही काम करें, ज़्यादा नहीं बोलें, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि यहाँ पर आपको, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को यूज़ करने का भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टू स्टार्ट एक जॉब करें, साइड में एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले अपना छोटा सा एक काम भी शुरू करते हैं। चाहे वो काम 1,00,000 रुपए से क्यों ना करें, चंद हज़ार रुपए से क्यों ना कर लें। बात यह है कि यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग, टेकिंग फर्स्ट स्टेप इन सर्टेन डायरेक्शन। वो छोटे से स्टेप को आप ना देखें, एक्चुअली दिस स्टेप विल लीड यू टू सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो पहला स्टेप आप कहते हैं बहुत छोटा है, मेरे पास पैसे नहीं है, काम नहीं है, मगर एक आइडिया को डालने के लिए इट्स इनफ। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय योरसेल्फ। ड्रॉबैक्स ये होता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम में, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। अचानक से आपको नहीं आ जाए कि ये क्या हो गया, मैं समझा पैसे ज़्यादा कमाऊँगा और लाइफ आसान हो जाएगी, ये तो और मुश्किल हो गई है। जॉब पे तो बंधी बनाई इनकम थी, हर महीने मुझे चेक मिल जाता था, यहाँ तो पता नहीं है कि हो आउटकम इज़ वेरी अनसर्टन। फिर है रिस्क ऑफ लूजिंग योर एंटायर इन्वेस्टमेंट। कई बार ऐसा भी होता है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स आपको चलना पड़ेगा, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ अनलेस द बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्करेजमेंट। फिर ये हमने क्या, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द यंग एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स, पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को डिस्क्राइब किया हमने, होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स, फैमिली ओरिएंटेड, कोप्रेन्योर्स में एंटरप्रेन्योर कपल्स हु वर्क टुगेदर एज अ को-ओनर ऑफ द बिजनेस। यहाँ जर्मनी में काफ़ी इस बात का इसका रिवाज है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं और छोटा सा बिजनेस खोला होता है। एंड दिस इज़ अ राइट वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ, और अच्छा है कि इस तरह का हो। मिस्टेक्स वो होती है कि मैनेजमेंट मिस्टेक्स होती है एंटरप्रेन्योर से, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल, वीक मार्केटिंग एफर्ट्स, फेलियर टू डेवलप स्ट्रेटजिक प्लान, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, पुअर लिक्विडेशन, इम्प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल, इनकरेक्ट प्राइसिंग। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखिएगा, आप कि जो एम्प्लॉयज़ रखें आप, उनको आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि
वो आपको चीट नहीं करेंगे। और एम्प्लॉयज़ को भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मालिक उसके साथ खेलेगा नहीं और उसको कोई ऐसे वक्त पे निकाल नहीं देगा कंपनी से जब कंपनी फ्लरिश करने की फ्लरिश हो। कई बार ऐसा देखा है कि पीपल हु वर्क इन द कंपनी विद फुल एफर्ट्स, जब उनका प्रॉफिट कमाने का वक्त आता है इन सम वेंचर्स, कंपनीज उनको कहीं और डिपार्टमेंट में प्लेस कर देती है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे फील फ्रस्ट्रेटेड कि प्रोमिस तो किए थे मगर उसको कंपनी ने ऑनर नहीं किया, एंड दैट इज़ हाउ दे लूज इंटरेस्ट इन डूइंग थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर के माइंड के अंदर क्रिएटिविटी होती है, बेसिकली इमेजिनेटिव आइडियाज़ होते हैं इनटू रियलिटी, एंड दे प्रैक्टिस न्यू थिंग्स नॉट रैंडमली बट हिडन पैटर्न्स होते हैं उसके दिमाग के अंदर, और उससे वो कनेक्शंस बना रहे होते हैं लोगों के अंदर और काम के अंदर, और राइट प्रोसेस को सेट कर रहे होते हैं बेसिकली टू गेट बेटर रिजल्ट्स। इनोवेशंस आ जाती हैं कि वो न्यू आइडियाज़ को दे पुट इनटू प्रैक्टिस और उसको काम करने में डालते हैं, अप्लाई करते हैं उसको। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड लॉन्चिंग रनिंग अ न्यू बिजनेस। हमने डिफाइन किया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग अ बिजनेस, राइट। यहाँ एंटरप्रेन्योर की स्किल्स यूज़ होती हैं। फिर वहाँ कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है आपकी, फ्रेश पर्सपेक्टिव आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोलिफिक थिंकर्स। प्रोलिफिक थिंकर्स का मतलब है, प्रोलिफिक इज अ वर्ड विच टेल्स यू कि यहाँ मल्टीपल आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हों। जैसे प्रोलिफिक राइटर्स होते हैं तो आइडियाज़ आते हैं उनके दिमाग में, तो दे बिकम अ गुड राइटर्स। हाँ, मेंटल गेम्स खेलने से आते हैं, मिस्टेक्स तो होंगी, ये सारी चीज़। बैरियर्स टू क्रिएटिविटी क्या है, दैट इज लुकिंग फॉर अ राइट आंसर। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट वेज टू रीच अ प्लेस। तो आप ये ना सोचेंगे कौन सी सड़क मिल जाए जो मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। किसी भी सड़क से पहुँचाया जा सकता है। दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करें और एक मेंटल मैप आपके दिमाग में हो, राइट डायरेक्शन चूज़ करके आप किसी से भी किसी तरह भी पहुँच जाते हैं। तो कोई एक ही सड़क नहीं होती कि जहाँ पहुँचने के लिए देयर आर मल्टीपल लेन्स, किसी तरह भी आप जा सकते हैं। फिर है राइट, दैट्स नॉट लॉजिकल। आपका ही कहता है कि लॉजिकल ये हुआ है तो उसके बाद यही होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर ये सब लॉजिकल थिंकिंग को फॉलो करेंगे तो दे विल अराइव एट द सेम रिजल्ट्स। मगर क्योंकि इलॉजिकल थिंग्स भी कभी भी यू पुट एंड और लाते हैं आप और उसका रिजल्ट फिर डिफरेंट होता है, दैट इज़ व्हाट वी टॉक अबाउट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं बल्कि रूल्स को चेंज किए जाते हैं, इसके रिजल्ट्स फिर डिफरेंट होते हैं। बी प्रैक्टिकल, अवॉइड एम्बिग्विटी, क्लैरिटी के साथ काम करें। देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन एरर इज इनअप्रोप्रिएट, although many times an error on the first, second or third or many fifth attempt can serve as a stepping stone to the desired result. याद रखें, being afraid to fail, being afraid to fail means you have failed. But after every failure, you keep on doing that thing. That means that you are learning lessons, and these failures are part of your success. प्लीज़ फ्रीवलस ऑर्डिनरी ले लें आप उसको और इस तरह से काम ले नहीं। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स नॉट माई एरिया। हैबिट है, ये एक चीज़ देखें, फिक्स डायमेंशंस के अंदर आप काम ना करें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद है उसको देखें, मे बी यू गेट आइडियाज़ फ्रॉम दैट एरिया। जैसे मैंने कहा था ऑटोमोबाइल की प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी स्लॉटर हाउस की मूवी से, कि स्लॉटर हाउस में किस तरह से एक जानवर को काट के पीसेस में होते हैं, तो पीसेस की उल्टा चलाया फिल्म को, तो पीसेस जॉइन होके और वो एक पूरा जानवर तैयार हो गया। तो वो गाड़ी की प्रोडक्शन उसी बेसिस पे हुई। डोंट बी फूलिश, बी अवेयर ऑफ ग्रुप थिंकिंग। सब फिनोमेना, ग्रुप मेंबर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन रीटेनिंग अप्रूवल। अगर ये आप अपने आइडियाज़ को लेके चलें, ये सारी चीज़ें हमने किया था। फिर ये
just revising little, and when then we strike to main ideas. Constructive goal, take bird's eye view, never stop. आप काम break down your own problems. देखें, आप कहते हैं लाइफ बड़ी मुश्किल है, तो क्या मुश्किल है? तो आप देखें पूरे दिन में क्या प्रॉब्लम है। क्या उठना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, क्या ट्रैफिक का प्रॉब्लम है? दीज स्मॉल प्रॉब्लम्स को आप डिफाइन कर देते हैं एक मेजर की लाइफ मुश्किल है। बट इफ़ यू ब्रेक डाउन कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है डाउन द लाइन, और एक एक दो चीज़ होगी जो आप सॉल्व करेंगे तो लाइफ बिकम ईजी। तो अपने प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करें, लुक एट द होल सिनेरियो, उसमें देखिए कहाँ चीज़ आपको मसला आ रहा है, उस मसले को सॉल्व करें, ना कि आप जनरलाइज कर दें कि प्रॉब्लम है। समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू बूस्ट योर ऑल एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी। यहाँ पर आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, एंड बी सराउंडेड बाय पीपल हु एनकरेज यू एंड हु मोटिवेट्स यू टू रिटेन योर एनर्जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सराउंडेड बाय पेसिमिस्ट पीपल विल एक्चुअली नम योर आइडियाज़, और वो आप आगे जा नहीं सकेंगे। क्रिएटिव प्रोसेस के हमने कहा था प्रिपरेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसलेशन, सब स्टेप्स थे, ये सब ये डिस्क्रिप्शन में है, जस्ट गो थ्रू इट। कोई इसमें मेजर टॉपिक्स के पता होना चाहिए आपको, हर एक लाइन का एक लाइन भी लिख देना काफ़ी है, यू डोंट हैव टू राइट पैराग्राफ अबाउट इट। पेटेंट्स क्या होते हैं? 20 years मोनोपोली ओवर अ प्रोडक्ट। अगर आपने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो उसका रिवॉर्ड क्या है कि नोबडी एल्स कैन मेक इट एंड यू कैन एंजॉय द बेनिफिट्स फॉर 20 years जब ये पेटेंट होता है। ट्रेडमार्क इज एनी डिस्टिंक्टिव वर्ड, फ्रेज और सिंबल, डिज़ाइन, एम, name, logo, slogan, or the trade dress that the company uses. Coca-Cola है, Toyota है, Mercedes है, the way they write their names, logo use करते हैं, वो trademark है, which helps people to identify the product. उससे आसानी हो जाती है, they don't have to go through the details to know who has made this product. Copyright और प्रोटेक्शन, क्रिएटर ओरिजिनल, जैसे आपके बुक्स होती हैं, ड्रामास, म्यूजिकल सॉन्ग्स होते हैं, आर्टिस्टिक वर्क होता है, पेंटिंग्स होती हैं, विच कान बी कॉपीड। इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं इसके अंदर, विच प्रोटेक्ट्स योर राइट्स, एंड यू शुड बी नोइंग इट कि ये कॉपीराइट कहाँ होते हैं, uh, uh, कौन सी कंपनीज है दुनिया में जो ये रहती है, एंड हु प्रोटेक्ट्स योर वर्क। फिर फिजिबिलिटी एनालिसिस के बारे में क्या कहना है, इवैल्यूएशन प्रपोज प्रोजेक्ट टू डिटरमिन इफ इट इज़ टेक्निकल फीजिबल विद इन द एस्टिमेटेड कॉस्ट। मतलब ये टेक्निकल और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी आप स्टडी करते हैं, याद रखें, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फीजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रोजेक्ट टेक्निकल भी फीजिबल है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट के अंदर तो वो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी देखते हैं। यहाँ तीन चीज़ लिखी हुई है, टेक्निकल, फीजिबल विद इन एस्टिमेटेड कॉस्ट। इतना डिटेल में की बजाय आप इसको समराइज कर सकते हैं कि दो चीज़ भी काफ़ी है, वो आ जाती है। Financial analysis is the feasibility analysis, the process of confirming that a strategy, plan, or design is possible and makes sense. Without financial feasibility study, please don't go for any project कि आप समझ रहे हैं कि इंट्यूशंस आपको कह रहा है कि यस यू बी सक्सेसफुल, उस पर नहीं जाए। मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, चाहे आपको थोड़ा सा वक्त इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, क्योंकि वो ज़रूरी है कि ये चीज़ आपके लिए कि आप इसको करें। फिर फाइनेंशियल validating that a goal is possible within your financial constraints. For example, construction project that uses of reference class forecasting, a sanity check for a project, ये सब छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं। शेड्यूल्स आपका मीट करता है, टेक्निकल इवैल्यूएशन, टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट गोल इज टेक्निकली पॉसिबल। तो टेक्निकली बात ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि दो चीज़ याद रखेगा, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल इवैल्यूएशन। मार्केट research to estimate the probability that a product, service, or customer experience strategy that succeed in the market. Obviously,
अब प्रोडक्ट सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च, कि वो एक्चुअली हैज़ एनकरेज यू टू मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। एक प्रोडक्ट आपने जब बताया देखा कि मार्केट के अंदर काफ़ी डिमांड के अंदर रहेगा और कैन मीट द डिमांड ऑफ द पीपल, विलिंग योर पीपल आर रेडी टू स्पेंड फॉर इट। खाली पसंद होने से खाली ज़रूरी नहीं कि प्रोडक्ट चलेगा। दे शुड बी सेटिस्फाइड विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इसलिए आपने आपको एक असाइनमेंट दिया था प्राइस का, और आपने बहुत अच्छी तरह से किया था कि प्राइस पे आपने काफ़ी चीज़ें दी, किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं प्राइस। उसको ज़रा सा आप रिवाइज कर दीजिएगा फाइनल्स के लिए, नॉट इंटरनल्स के लिए नहीं। रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? कंपाइल्स लॉज एंड रेगुलेशंस लुकिंग एट द पीपल साइड ऑफ चेंज, ये देखेंगे। feasibility of deploying and operating a project, वही है कि फाइनेंशियल एंड टेक्निकल चैलेंजेस होते हैं। टाइप्स ऑफ feasibility स्टडीज, डिज़ाइन feasibility टेक्निकल है, प्रोक्योरमेंट होगा, फाइनेंशियल कंप्लायंस, ये सब चीज़ें। खाली हेडिंग्स को याद रखें एंड यू कैन जस्ट राइट फ्यू लाइंस ऑन योर ओन टू एक्सप्लेन इट। फ्रेंचाइजिंग के बारे में हमने पढ़ा। फ्रेंचाइजिंग बेस्ड मार्केटिंग अडॉप्टेड बाय ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। एक आदमी ने बिजनेस डेवलप किया होता है और वो फिर आउट किसी और को परमिशन देते हैं, चलो आप मेरा बिजनेस चलाएं, तो उसका उनका बेनिफिट होता है कि दे गेट अ परसेंटेज ऑफ द इनकम। और आपको ये फ्रेंचाइज लेने वाले को ये फ़ायदा होता है कि इमीडिएट ऑपरेशन में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। And they also learn about the business because they teach you everything about how the business is operated. तो खुद से काम करने से बेहतर है ना आदमी जब फर्स्ट टाइम आ जाए, फ्रेंचाइज लेके आ जाए बिजनेस में, तो दे विल गेट टू नो, दे विल गेट ऑल दी असिस्टेंस फ्रॉम दीज फ्रेंचाइजर जो देते हैं आपको फ्रेंचाइज। तो उनके पास तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल एक्सपीरियंस होता है, और उस ग्लोबल एक्सपीरियंस को आप लोकली यूज़ करते हैं फॉर द प्रॉफिट विच यू आर इंटरेस्टेड इन। फिर ट्रेड नेम फ्रेंचाइजिंग हमने किया, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइजिंग, ये प्योर फ्रेंचाइजिंग। A system of franchising in which is sales a complete business format in system. Benefits of buying a franchise system, कि वो नाम आपको मिल जाता है, परचेज राइट टू यूज़ नेशनली नोन एज ब्रांड्स मिल जाते हैं आपको उसके, और लाइसेंस टू सेल मिलता है, लेस एक्सपेंसिव टू मार्केटिंग बिकॉज ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड उनका नेम स्टैब्लिश होता है एंड यू कैन स्टार्ट बेनिफिटिंग द बिजनेस। ड्रॉबैक्स क्या होता है कि यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेल द लिमिटेशंस होती है फ्रेंचाइज के, उसके अंदर रह के आप काम कर सकते हैं, और बियॉन्ड विच यू कैनॉट डू एनीथिंग। तो ड्रॉबैक्स के अंदर आ जाता है कि फ्रेंचाइज सफर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी एंड ड्रॉबैक्स। बाइंग अ फ्रेंचाइज मीन्स एंटरिंग द फॉर्मल एग्रीमेंट विद योर फ्रेंचाइज, उसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते हैं। और करना भी क्यों चाहेंगे? आपका एक इनिशियल पीरियड होता है व्हेन यू गेट टू नो थिंग्स अराउंड यू, तो उसमें नए एक्सपीरियंस करने तो ना करें तो बेहतर है कि आप पहले बिज़नेस को समझने की कोशिश करें कि वो किस तरह से चलती है और किस तरह से ऑपरेट होती है। फिर आप franchising is seen by many as a simple way to go into business for the first time। ये आसानी हो जाती है, you get to know about the operation, evaluate। अच्छा, फ्रेंचाइज रन करने के लिए भी देखें, दुनिया में कोई भी काम करें, एक चीज़ ज़रूरी है कि पहले हम अपना होमवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें। होमवर्क का क्या मतलब है? नो योर सेल्फ, knowing a business, knowing the or getting the information from outside is a secondary thing। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बेसिकली, आप अपने आप को कितना जानते हैं। अजीब सी बात यह है कि सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के पास होती है और वो सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में, मगर जब उनसे पूछा जाता है उनके बारे में, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता उनके बारे के अंदर, मतलब उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दे डोंट नो। अब ऐसी सिचुएशन के बड़ा मसला आ जाता है बेसिकली कि किस तरह से काम हो सकता है। तो यहाँ के अंदर
प्रॉब्लम ये होती है कि लोग समझते नहीं हैं इस बात को और कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है और मसले आ जाते हैं। इसलिए याद रखें कि सबसे पहले आप काम करें, अपने आप को जानें, स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मालूम करें, और ये पहले जान लें कैन यू डू दिस थिंग, क्या ये आपको फ़ायदा करेगा, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिफोर नोइंग योर सेल्फ डोंट एंटर इनटू एनी डिसीजन ऑफ बिजनेस, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक नौयत है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड है, जिसको आप कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं। जिस तरह लोगों की शक्लें अलग अलग है, इस तरह से उनके ट्रेड्स भी अलग अलग हैं, और वो हम थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनकी वैल्यूज़ ऐड करते हैं, मगर ये नहीं हो सकता कि वो सारी चीज़ें एक जैसी हों। तो उसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है बेसिकली कि अपने ट्रेड्स को इवैल्यूएट करें, देन गो फॉर एनी डिसीजन। तो अक्सर लोग ये कहते हैं उसने उसने किया है तो बहुत कमाया है, या पैसा जमा रहा है, या बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है, तो चलो मैं भी करना शुरू कर दूं तो मुझे भी ऐसा होगा। ऐसा होता नहीं है प्लीज़। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है लाइफ के अंदर। इज़ द राइट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर सेल इन द मार्केट इन विच यू आर वांट टू ऑपरेट। आप मालूम कर लें पहले कि ये सारी चीज़ें सही है। व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस। अब नया आदमी के लिए अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़ाहिर बात है आप बिज़नेस करने से पहले कोई एम्प्लॉय को ढूंढेंगे जिसके पास ये बिज़नेस हो और जिससे मिलकर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं और जिससे बिज़नेस चल सकता है। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, प्राइस एंड पेमेंट मेथड आर सूटेबल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बात ये है कि कोई भी बिज़नेस आप करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वॉल्व है, और वो पैसा कितना है, क्या है, किस तरह से मैनेज होगा, पेमेंट आउटस्टैंडिंग कितनी है, पेमेंट उसका अकाउंट रिसीवेबल का साइकिल कितना बड़ा है, कितना टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो काउंट करती है। और अगर ये सब चीज़ें आपको ना पता हो तो बेसिकली फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आ जाते हैं, और कैश फ्लो जब बराबर नहीं होगा तो बिज़नेस सफ़र करना शुरू कर देता है। एडवांटेज ऑफ बाइंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस, आपको पता है कि सारी चीज़ों तो सब चीज़ें इसमें बहुत एडवांटेज है। एक एडवांटेज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि लोकेशन। याद रखें कि लोकेशन ऐसी एग्जांपल है जो एक एग्जांपल मतलब लोकेशन ऐसी एक फैक्टर है जिसको आप कहते हैं वो आप मिल नहीं सकता कि आप उसी लोकेशन पे कोई बिजनेस खोल सकते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि लोकेशंस के, और लोकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर डिसएडवांटेज ऑफ बाइंग, कैश इज रिक्वायर्ड मोर, क्या प्रॉब्लम हो सकती है बिजनेस के, और यू मस्ट इवैल्यूएट बेसिकली कि बिजनेसेस को किस तरह से रन करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी उसकी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हर चीज़ को इवैल्यूएट करना पड़ेगा थॉरोली, और ये ज़रूरी होता है कि आदमी इस चीज़ को समझें और करें। स्टेप्स इन एक्वायरिंग बिजनेस, ये हमने कर लिया था। कंडक्ट का इन्वेंट्री कितने पास है, इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है, क्या वो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं है कि उन्होंने कॉस्ट ऐड कर दी हो, क्या उस लोकेलिटी में वो बिज़नेस चलेगा, वो क्यों बेच रहा है, क्या कस्टमर टेस्ट चेंज तो नहीं हो रहा है ग्रेजुअली, या पॉपुलेशन कहीं ग्रोथ नहीं हो, बिज़नेस का प्रोस्पेक्टिव कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है बिज़नेस, फ्यूचर ग्रोथ नहीं है तो आप फंस नहीं जाएँ इसके अंदर, क्या कंपटीशन आने का ज़्यादा है, या कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं आ जाए। ये सारी इवैल्यूएशन जो हमने पढ़ी है, पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजी हमने पढ़ी इसके अंदर, और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस पढ़े 5, वो सारी चीज़ें सोचने की है। राइट लोकेशन एंड लाइट लेआउट के लोकेशंस मैंने पहले भी कहा, जैसे हमने डिस्कस किया, लोकेशन बहुत ज़रूरी है बिज़नेस के लिए।
साइट सिलेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरर्स क्या होगी, रिटेलर्स के लिए क्या होंगी, ये सारी सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस के लिए क्या होंगी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यार एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड कॉपी करना या इसमें से जो नोट्स हैं कोई ज़रूरी नहीं है, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर ओन वर्ड्स। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यू कैन एक्सप्रेसिंग थिंग। फिर ग्लोबल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हमने पढ़ा, स्मॉल बिजनेस कैसे चलता है, ये कितने परसेंट क्या चीज़ है, और ये थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में होनी चाहिए। दी एडवांटेज ऑफ गोइंग ग्लोबल, सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, हर जगह सुबह हो रही होती है, तो आप किस सुबह दोपहर और रात दुनिया में हर जगह हर वक्त हो रही होती है, तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द टाइम कि ये होगा। तो यू आर ऑलवेज कनेक्टेड विद पीपल इन बिजनेस थ्रू योर इंटरनेट। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो चेंज आया है दुनिया में बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, उस चेंज को आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा चेंज दुनिया में आ गया है, और हाउ यू आर कनेक्टेड विद दिस, और वो सारा बिजनेस पे कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम डिसएडवांटेजेस स्टेप्स ये वी हैव डन दिस। फिर लोकेशन के बारे में डिस्कशन हो चुकी, ग्लोबल एस्पेक्ट्स, स्मॉल बिजनेस का ग्लोबल प्रेजेंस। स्मॉल बिजनेस एक्चुअली आर द बैकबोन ऑफ ऑल द बिग बिजनेसेस। क्यों कि आउटसोर्स जब करते हैं बिग बिजनेसेस तो वो छोटे छोटे बिजनेस ही उसको फुलफिल कर रहे होते हैं। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो होते हैं बेसिकली दे आर, जितने ग्रो होंगे यू आर स्ट्रेंथनिंग दिस बिजनेस, जो एंड रिजल्ट जो एंड ऑफ द बिजनेस सप्लाई चेन होती है, वो बड़े बिजनेस एक्चुअली छोटे छोटे सप्लायर से चीज़ें लेके असेंबल करके एंड दे सेंड इट टू कस्टमर्स। तो सप्लाई चेन का बहुत बड़ा पार्ट है ये स्मॉल बिजनेस। एंड ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि यू डोंट हैव टू लुक फॉर द जॉब, ऑन द कॉन्ट्ररी यू आर प्रोवाइडिंग जॉब टू द इकोनॉमी। एडवांटेजेस ऑफ गोइंग ग्लोबल, देखें ये एक्सपीरियंस करना तो एक चांद एक लगेगा आपको कि 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा या 5 साल लगेगा, बट इफ यू कैन बी ट्रेन बाय समवन, ये सारी चीज़ें विल श्रिंक इनटू months because you are educated people, you know everything, but it has to be streamlined and arranged in a proper way so that the results are produced. Unfortunately वो जो जिक्सो पजल है उसको हम प्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं सही तरीके से, तो पिक्चर नहीं बनती है। तो इन टाइम्स टू कम हम इस पर भी काम करेंगे। अच्छा अभी इसके बाद ये टाइम ख़त्म हो रहा है तो यू हैव टू रिकनेक्ट, तो हम रिकनेक्शन की तरफ प्लीज़ रिकनेक्ट, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे पेपर के बारे में जो एग्जामिनेशन में आएगा।